जब कोई बाजार अचानक क्रैश होता है तो क्या वो महज एक इत्तेफाक होता है या फिर उसके पीछे कोई गहरी छिपी हुई गणितीय संरचना काम कर रही होती है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी दिलचस्प रहस्य को डिकोड करने वाले हैं। हम बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक स्तर से शुरुआत करेंगे, यानी एक एक शेयर में पैसे के फ्लो को ट्रैक करने से, और फिर धीरे धीरे जूम आउट करते हुए समझेंगे कि कैसे ये छोटा सा फ्लो पूरी दुनिया के मार्केट्स में एक बड़े सिस्टेमिक फियर का रूप ले लेता है। चलिए सीधा शुरू करते हैं। इस चर्चा का रोड मैप बिल्कुल साफ है। हम शुरुआत करेंगे पैसे के फ्लो को ट्रैक करने से, फिर समझेंगे डाइवर्जेंस सिग्नल को। उसके बाद हम VIX यानी डर के पैमाने पर नजर डालेंगे, फिर वॉलेटिलिटी के अलग अलग आयामों को एक्सप्लोर करेंगे और आखिर में बात करेंगे मार्केट क्रैश की असल संरचना की। तो सबसे पहले बात करते हैं पैसे के फ्लो को ट्रैक करने की, जो असल में मार्केट सेंटिमेंट का माइक्रो लेवल है। यहाँ हम बात कर रहे हैं मनी फ्लो इंडेक्स यानी MFI की। RSI के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, जो सिर्फ कीमत के आधार पर बाजार की चाल बताता है ना? लेकिन MFI का गेम बिल्कुल अलग है। इसकी असली ताकत ये है कि ये कीमत के साथ साथ वॉल्यूम को भी अपने कैलकुलेशन में शामिल करता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये इंडिकेटर सिर्फ ये नहीं देखता कि कीमत कहाँ जा रही है, बल्कि ये भी पकड़ लेता है कि उस कीमत को ऊपर या नीचे धकेलने के पीछे आखिर कितना पैसा लगाया गया है। ये बाइंग और सेलिंग प्रेशर का एकदम सटीक आईना है। अब इसके पीछे का गणित सुनने में शायद भारी लगे, पर असल में ये बहुत ही एलिगेंट और आसान है। बस 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले दिन के हाई, लो और क्लोज को जोड़कर 3 से डिवाइड करते हैं, जिससे हमें टिपिकल प्राइस मिल जाता है। फिर इस प्राइस को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके मनी फ्लो निकालते हैं। तीसरे स्टेप में पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लो का एक रेशियो तय किया जाता है, और फाइनली एक फॉर्मूले के जरिए इस MFI को 0 से 100 की स्केल पर सेट कर देते हैं। ये 4 कदम का आसान सा गणित हमें ये देखने की सुपर पावर देता है कि स्मार्ट मनी असल में पर्दे के पीछे कर क्या रही है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, डाइवर्जेंस चेतावनी सिग्नल, यानी वो वक्त जब कीमत और वॉल्यूम आपस में सहमत नहीं होते। अब देखिए, MFI की सबसे बड़ी वैल्यू तब पता चलती है जब ये एक वार्निंग सिग्नल देता है। बुलिश डाइवर्जेंस को ही ले लीजिए। ये तब होता है जब शेयर की कीमत तो नीचे गिर रही होती है, लेकिन MFI ऊपर जा रहा होता है। इसका मतलब क्या है? सतह पर तो सब कमजोर दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर कोई चुपचाप माल उठा रहा है। और इसके ठीक उलट होता है बेयरिश डाइवर्जेंस। कीमत तो नए हाई बना रही है, लेकिन MFI नीचे खिसक रहा है। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ये इस बात का गुप्त संकेत है कि जो पैसा इस रैली को चला रहा था, वो अब चुपचाप बाहर निकल रहा है और एक बड़ा ट्रेंड रिवर्सल बस आने ही वाला है। इस थकावट को पकड़ने के लिए ट्रेडर्स 80 और 20 के थ्रेशोल्ड का इस्तेमाल करते हैं। ऐतिहासिक रूप से देखें तो जब गूगल या माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े स्टॉक्स MFI पर 20 के नीचे जाते हैं तो उसे ओवरसोल्ड माना जाता है, मतलब अब बिकवाली का दबाव खत्म हो रहा है। और वहीं जब ये कांटा 80 के पार जाता है तो वो ओवरबॉट जोन होता है। ये इस बात का इशारा है कि मार्केट अब बुरी तरह थक चुका है और कभी भी एक करेक्शन आ सकता है। अब हमारे तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, विक्स यानी डर का पैमाना। चलिए मार्केट की साइकोलॉजी को मापते हैं। वॉलेटिलिटी इंडेक्स, या जिसे प्यार से विक्स और अक्सर फियर गेज कहा जाता है। यहाँ एक चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। विक्स ये बिल्कुल नहीं मापता कि पास्ट में क्या हो चुका है, बिल्कुल नहीं। इसके बजाय ये मापता है कि अगले 30 दिनों को लेकर मार्केट के पार्टिसिपेंट्स में कितनी घबराहट, कितनी एंग्जाइटी या अनिश्चितता है। ये पूरी तरह से फ्यूचर की उम्मीदों पर टिका हुआ एक पैमाना है। और जब बात विक्स की होती है तो एक नंबर बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है, और वो है 20। हिस्ट्री गवाह है, जब भी विक्स 20 के आसपास या मिड-20s में दस्तक देता है तो समझ लीजिए मार्केट डेंजर जोन में आ गया है। इस लेवल पर आकर इक्विटी मार्केट्स किसी भी करेक्शन या भारी गिरावट के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि 2026 में बाजार में वोलैटिलिटी क्यों बढ़ सकती है? डेटा हमें कुछ बहुत ही ऑब्जेक्टिव और न्यूट्रल कैटलिस्ट देता है, जैसे कि एनर्जी सप्लाई में आने वाले शॉक्स, जियोपॉलिटिकल टैरिफ्स, गवर्नमेंट बजट्स का प्रेशर और AI तकनीक में आ रहे बड़े बदलाव। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इन इवेंट्स को किसी पॉलिटिकल लेंस से नहीं देखना है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ ऐसे फैक्टर्स की तरह देखना है जो ग्लोबल मार्केट में वोलैटिलिटी को ट्रिगर करने का दम रखते हैं। और सबसे खतरनाक बात जानते हैं क्या है? ये डर सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं रहता, ये आग की तरफ फैलता है।
जब S&P 500 का विक्स स्पाइक करता है तो इसका सीधा असर डाउ जोन्स और नैस्डैक 100 पर भी बहुत जोर से पड़ता है। और तो और दुनिया के दूसरे कोने में बैठे जापानियन इंडेक्स निकेई 225 पर भी इसका अप्रत्यक्ष असर देखने को मिलता है। ये डेटा हमें साफ साफ बताता है कि बाजार में डर सच में एक बहुत ही संक्रामक बीमारी की तरह है। चलिए अब रुख करते हैं चौथे सेक्शन का, वॉलेटिलिटी के आयाम। इसमें हम स्क्यू और टर्म स्ट्रक्चर को अनपैक करेंगे। ऑप्शन स्क्यू के इस कॉन्सेप्ट को ना होम इंश्योरेंस के नजरिए से सोचिए। इक्विटी मार्केट में ये वॉलेटिलिटी कर्व एक स्मर्क यानी एक तिरछी मुस्कान जैसा नजर आता है। ऐसा क्यों? देखिए, जैसे लोग अपने घर को आग से बचाने के लिए महंगा इंश्योरेंस प्रीमियम खुशी खुशी दे देते हैं, ठीक वैसे ही इंस्टीट्यूशंस क्रैश से बचने के लिए पुट ऑप्शंस का भारी प्रीमियम चुकाते हैं। लेकिन कोई भी इस बात के लिए एक्स्ट्रा पैसा नहीं देगा कि उसके घर की कीमत अचानक दोगुनी हो जाए, राइट? इसलिए इक्विटी में डाउनसाइड का डर हमेशा ज्यादा महंगा होता है। हाँ, करेंसी मार्केट में जरूर एक स्माइल जैसा दिखता है, क्योंकि वहां दोनों तरफ जाने का रिस्क बराबर माना जाता है। अब इस टर्म स्ट्रक्चर को देखिए। नॉर्मल दिनों में बाजार कॉन्टैंगो में होता है, मतलब कल क्या होगा इसका अंदाजा लगाना आसान है, इसलिए शॉर्ट टर्म का डर कम होता है। लेकिन जब बाजार में बैकवर्डेशन आता है तो पूरी कहानी पलट जाती है। ये एक इन्वर्टेड मार्केट है। अचानक से किसी को इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि 6 महीने बाद क्या होगा। सबको बस इसी बात की पसीने छुड़ाने वाली घबराहट होती है कि अगले 6 घंटों में क्या होने वाला है। शॉर्ट टर्म पैनिक अपने चरम पर होता है। और इसी पैनिक के बीच जन्म होता है आईवी क्रश का। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई बहुत बड़ी अर्निंग्स रिपोर्ट आने वाली थी और मार्केट में भारी टेंशन थी। फिर अचानक वो रिपोर्ट रिलीज हो जाती है, इवेंट खत्म। अनिश्चितता तुरंत निश्चितता में बदल रही और जो डर का भारी भरकम प्रीमियम मार्केट में बना हुआ था वो रातों रात ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। इसे ही आईवी क्रश कहते हैं, जहां वॉलेटिलिटी पलक झपकते ही गायब हो जाती है। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे दिलचस्प सेक्शन पर, मार्केट क्रैश की संरचना और सिस्टेमिक फियर की फिजिक्स। 1996 का सॉनेट और उनकी टीम का ये रिसर्च कोट बहुत कुछ कहता है। उनके मुताबिक बड़े मार्केट क्रैश कोई रैंडम एक्सीडेंट्स या इत्तेफाक नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये पूरी दुनिया के ट्रेडर्स के एक साथ मिलकर काम करने, उनके सिंक्रोनाइज्ड बिहेवियर का नतीजा होते हैं। स्टॉक मार्केट असल में एक सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम की तरह बर्ताव करता है। यहीं से एक बेहद फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, लॉन्ग पीरियोडिक ऑसिलेशन। ये सुनने में कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन इसका मतलब सीधा सा है। किसी बड़े क्रैश से पहले मार्केट में एक मैथमेटिकल पैटर्न बनता है, जैसे पानी में उठने वाली लहरें। और जैसे जैसे क्रैश का वक्त करीब आता है, ये लहरें और भी तेज और एक दूसरे के और भी करीब आने लगती हैं। ये इस बात का साफ इशारा है कि मार्केट का मोमेंटम एक खतरनाक स्ट्रक्चरल ब्रेक की तरफ बढ़ रहा है। इस थ्योरी को अक्टूबर 1987 के उस मशहूर क्रैश की टाइमलाइन पर रख के देखते हैं। पहले 1986 के अंत से महीनों तक बाजार में 30% से ज्यादा की अभूतपूर्व बढ़त हुई। ये वो मोमेंटम था जो लगातार बिल्डअप हो रहा था। फिर 14 अक्टूबर के आसपास वो लहरें कमजोर पड़ीं और 19 अक्टूबर को बूम, एक ही झटके में ग्लोबल मार्केट 30% नीचे आ गिरा। और मजे की बात देखिए, इसके बाद भी सिस्टम को पूरी तरह शांत होने और वापस नॉर्मल होने में फरवरी 1988 तक का समय लग गया। ये पूरा प्रोसेस क्रैश के पहले और बाद की एक अद्भुत फिजिक्स को दर्शाता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? हमने देखा कि कैसे MFI से ट्रैक होने वाला माइक्रो लेवल का मनी फ्लो, विक्स से मापा जाने वाला साइकोलॉजिकल डर और क्रैश की ये मैक्रो लेवल वाली फिजिक्स, ये सब कुछ आपस में एक सिस्टम की तरह जुड़ा हुआ है। ये कोई अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि मार्केट सेंटिमेंट का एक पूरा कोहेसिव फ्रेमवर्क है, जिसे प्रोफेशनल्स बाजार की असली नब्ज पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस पूरे विश्लेषण के बाद अब एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है, क्या मार्केट में होने वाले बड़े क्रैश सच में अचानक होने वाली रैंडम घटनाएं हैं, या फिर ये बस गणितीय अनिवार्यताएं हैं जो बस सही टूल्स के साथ मापे जाने का इंतजार कर रही हैं? जरा सोचिएगा इस बारे में। इस विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ आज की ये चर्चा हम यहीं खत्म करते हैं।